अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर नेम इज़ एंजाइम्स। इस चैप्टर का मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि इस चैप्टर में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिकॉज यहाँ से जो पेपर बनेगा उस पेपर में 1 एमसीक्यू और 2 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट हैं, यहाँ से उठाए जाएंगे। मे बी लॉन्ग भी आ जाए अगर पेडिंग का पार्ट होगा तो चलिए ज़रा हम स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एंजाइम्स होता क्या है, ये काम क्या करता है, क्या हमारी जो लाइफ है वो एंजाइम्स के बगैर पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उससे पहले अगर हमें एंजाइम्स को समझना है तो हमें एंजाइम्स का जो रोल होता है वो समझना पड़ेगा। और एंजाइम्स का जो रोल है वो मेटाबॉलिज्म्स के अंदर होता है। अब मेटाबॉलिज्म्स क्या होते हैं वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर देखें काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुबह या दोपहर के वक्त या रात के वक्त जो खाना वगैरह ईट किया है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, आपको पे स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है। गर्मियों के सीजन में स्वेट प्रोड्यूस होता है, तो वो कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स, वो केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में हो रहा है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं। तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, अगर हम उनको एक लफ्ज़ में अगर मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो मैं एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल करूँगा, डैट विल बी अ मेटाबॉलिज्म। उसको क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे मेटाबॉलिज्म्स का नाम दे देंगे। जैसा कि आपकी बायो की बुक के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स मौजूद हैं। अगर मैं इसको एक नाम से पुकारना चाहूँ तो मैं कहूँगा 9th क्लास बायोलॉजी। ठीक है, 9th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें वो सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन जब हम इन तमाम केमिकल रिएक्शन के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें तो हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम होगा मेटाबॉलिज्म। तो देखिए ज़रा, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख लें, या फिर आप अगर लिखना चाहते हैं ऑल द केमिकल रिएक्शन, तो जैसे आपको बेहतर लगे वैसे लिखिएगा। ठीक है, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन का जो सेट होगा जो कहां पर हो रहे हैं, टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहे हैं, उनको क्या नाम देंगे? मेटाबॉलिज्म्स का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मेटाबॉलिज्म लफ्ज़, जो मेटाबॉलिज्म है ना, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म जो लफ्ज़ है ये निकला है एक ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है जिसका मतलब होता है चेंज। जिसका मतलब क्या है? चेंज। यानी कि मेटाबॉलिज्म का जो लफ्ज़ है वो हमें दिया है, उसके बारे में हमें बताया है इब्न नफीस ने, और ये लफ्ज़ जो मेटाबॉलिज्म है इब्न नफीस ने इनके बारे में बताया है, और लफ्ज़ ये निकला है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड जहाँ से ये निकला है उसका मतलब क्या है? चेंज होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की भी। केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं डियर फ्रेंड्स? केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं ना, 2 तरह से हो सकते हैं। या तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा होगा जिसमें बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बन रहे होंगे, या केमिकल रिएक्शन एक ऐसे होंगे हमारी बॉडी के अंदर जहां पर छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होंगे जहां पर ये देखें बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा होगा और बड़े मॉलिक्यूल के टूटने से ये देखें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे। कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह के होंगे, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, और इसके कंबाइन होने के बाद कौन से मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे? बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब हमें समझना ये है कि उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे जहां पर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? और उन केमिकल रिएक्शंस को क्या कहेंगे जहां पर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स को या केमिकल रिएक्शंस को क्या नाम दिया जाता है? डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारे पास एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें जो आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे उससे बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। देखें, दोनों को याद रखने का मेथड बताता हूं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आप याद रखें कि कैटाबॉलिज्म है काट देने से मुतालिक। काट देने का मतलब छोटा करना, सही है? तो इसका मतलब यह है कि जो कैटाबॉलिज्म होगा उसमें बड़े मॉलिक्यूल को हम काट कर छोटे मॉलिक्यूल में चेंज कर देंगे, और एनाबॉलिज्म उसके ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि जब छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, उनके कंबाइन होने से बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, उसको क्या नाम देंगे? एनाबॉलिज्म्स का। तो मैं कैसे इसको डिफाइन करूंगा? मैं कहूंगा केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शंस इन विच स्मॉल, जिसमें क्या होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन होने से
एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसको क्या नाम देंगे, उसको बेटा आप नाम दे देंगे एनाबोलिज्म का। और एनाबोलिज्म को पढ़ते वक्त हमें बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर मिलेगी फोटोसिंथेसिस की। क्यों? फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि छोटा मॉलिक्यूल है, वाटर जो कि छोटा मॉलिक्यूल है, इनके कंबाइन होने से, सूरज की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में जब ये कंबाइन होंगे तो इनके कंबाइन होने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का। तो यहाँ पर देखिए हमने यही कहा था कि जब छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, हम उस केमिकल रिएक्शन को क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज एनाबोलिज्म। दूसरी तरफ लफ्ज़ है कैटाबोलिज्म, जो कि बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। मैं कहूँगा कि जब लार्ज मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, यानी कि ब्रेक डाउन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, जब लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी किसके अंदर? इनटू स्मॉल। जब बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएंगे उसको आप नाम दे देंगे कैटाबोलिज्म का। और इसकी जो एग्जांपल होगी उसमें बेटा आप लिखेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या लिखेंगे? सेलुलर रेस्पायरेशन लिखेंगे। देखें सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या होता है कि बेटा जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना वो है ग्लूकोज का। ग्लूकोज टूटती है और ग्लूकोज के टूटने से छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है, साथ में एनर्जी बनती है। तो ठीक है, यहाँ पर देखें बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है और बड़े मॉलिक्यूल के टूटने से छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो दैट्स वाई हम इसको क्या नाम दे देंगे? इसको नाम दे देंगे कैटाबोलिज्म्स का नाम दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स फाइनली हम एंजाइम्स की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने मेटाबॉलिज्म्स पढ़ लिया है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन मेटाबॉलिज्म, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। उसके अलावा एमसीक्यूज में ये दो टर्म्स आपको बताई हैं, ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। एमसीक्यूज में ऐसे भी बन सकता है कि आपके पास जो फोटोसिंथेसिस है इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो आपने कहना कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म की है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेटा यहाँ पर है एंजाइम। कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके लिए एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एंजाइम्स एक्ट करते हैं एज अ बायो कैटालिस्ट के तौर पर। एंजाइम्स कैसे काम करते हैं? बायो कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। अब बायो कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? बायो कैटालिस्ट डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम्स हमेशा क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है? स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को क्या कर देंगे? स्पीड अप कर देंगे। स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। पॉइंट नंबर 2 डियर फ्रेंड्स, अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, लेकिन एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि एंजाइम्स को भी स्टार्ट करवाने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, और हम उसको नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या नाम देंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। नाम से पता चल रहा है कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम, ये याद रखना है। उसकी रीज़न ये होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना उसको करवाने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत है। अगर एंजाइम नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कई साल गुजर जाएंगे, और जब केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कई साल गुजर जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम गैसेस के तबादले की बात करते हैं तो देखें हम 1 मिनट में कितनी बार गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं? 12 to 30 टाइम्स के बीच कर लेते हैं नॉर्मल हालात में और एक्सरसाइज जब कर रहे होते हैं। अगर ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो यही जो गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म है इसको चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से कोई भी इंसान, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। सो दैट्स वाई हम कहते हैं लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम। लेकिन अगर एंजाइम है आपकी बॉडी के अंदर तो एंजाइम को भी एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज नोन एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम उस एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात कर लें तो देखिए ज़रा, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो लोअर कैसे होती है? एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पत्थर भी फेंकना है पहाड़ से तो पहले आपको एनर्जी लगाना पड़ती है।
ताकि वो जब पहाड़ से गिर जाएगा फिर तो वो मूव करता रहेगा, लेकिन उसको फेंकने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। अब यहाँ पर एक ग्राफ सिंपल सा बना है, इस ग्राफ में देखें दो केमिकल रिएक्शन और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर किया गया है। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि रिएक्शन विदाउट एंजाइम, रिएक्शन विदाउट एंजाइम, यानी कि अगर एंजाइम के बगैर का मतलब ये है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर केमिकल रिएक्शन होगा, अगर एंजाइम नहीं होगा तो एंजाइम्स के बगैर जो एनर्जी का देखें ग्राफ है वो कितना काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर बेटा आप एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम्स की वजह से क्या हो जाएगी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो जाएगी। सो एंजाइम्स का काम क्या होता है, एंजाइम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैंने एंजाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एंजाइम्स के इस्तेमाल करने से देखें एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गए, तो इसका मतलब है कि एंजाइम्स जो होंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। और दूसरा काम ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में भी चेंज करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से डायग्राम बनेंगे। सपोज दैट दिस वन इज एन एंजाइम, ये है एक एंजाइम, और ये रेड कलर के अंदर क्या है, ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हम बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को जिसके ऊपर एंजाइम्स ने वर्किंग करनी होती है। अब बेटा एंजाइम का वो हिस्सा जहां पर सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है उसको आप नाम देते हैं एक्टिव साइट का। दिस वन इज नोन एज एक्टिव साइट। ये क्या चीज है, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जाके कहां पर अटैच हो जाएगा, पहले तो वो जाके अटैच होगा एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे। कुछ इस तरह से आपके पास डायग्राम बन जाएगा। ये लें, ये बेटा आया सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे। फिर क्या होगा, फिर डियर स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके नतीजे में ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को मजीद किसके अंदर चेंज कर देगा, इट विल कन्वर्ट्स देम इनटू दिस स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर होंगे इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको आप नाम दे देंगे प्रोडक्ट्स का। क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट्स का। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लो भी करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कैसे करना है, आपने कहना है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्स, जो ज़रूरी होती है टू स्टार्ट आ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होती है, उसको क्या नाम दे देंगे, उसको नाम दे देंगे आप एक्टिवेशन एनर्जी का। अब एक आखिरी दो हेडिंग्स रह गई हैं, वो ये है कि टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इनकी वर्किंग की बात करते हैं ना, तो एंजाइम्स की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग। उनकी वर्किंग की बेस पर उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हमारे पास इंट्रासेलुलर और दूसरे हमारे पास होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अब इंट्रासेलुलर एंजाइम का मतलब ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, उन एंजाइम्स को क्या नाम देंगे, इंट्रासेलुलर एंजाइम। सपोज दैट दिस वन इज अ सेल। अब ये वो सेल है, इस सेल के अंदर होने हैं केमिकल रिएक्शन। हर सेल को एनर्जी चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल को एनर्जी चाहिए होती है, और हर सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ, यहाँ से एमसीक्यूज भी बनता है जो कि चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था हमने, कि जो ग्लाइकोलाइसिस के केमिकल रिएक्शन होते हैं ये कहाँ पर होते हैं। तो बेटा ये आपने नहीं भूलना कि ग्लाइकोलाइसिस के केमिकल रिएक्शन होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, और यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पर बच्चे किसका रिएक्शन हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है। अब देखें, इंट्रा का मतलब इनसाइड, सेलुलर का मतलब सेल। तो ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर, यहाँ पर देखें ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम कर रहे हैं, उन एंजाइम को क्या नाम देंगे, These enzymes are known as intracellular enzymes का नाम देते हैं, जैसे कि the enzymes of the glycolysis। लेकिन अगर उसके बरक्स में बात कर लेता हूँ माय डियर फ्रेंड्स पेप्सिन की,
पेप्सिन एंजाइम की अगर बात कर लें तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। क्यों एक्स्ट्रा सेलुलर है? क्योंकि अगर हम स्टोमिक की बात करते हैं तो बेटा ये जो स्टोमिक होता है ना, स्टोमिक के अंदर वाली साइड पर देखें, स्टोमिक के अंदर सेल्स की लाइनिंग होगी ना, यहाँ पर ये देखें, ये सेल्स मैं बना रहा हूँ, ये गोल गोल क्या है, ये सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये सेल रिलीज करेंगे पेप्सिनोजिन। सेल्स क्या रिलीज करेंगे? सेल्स रिलीज करेंगे पेप्सिनोजिन। अब ये पेप्सिनोजिन है, पेप्सिन आ गया, ठीक है। अब ये पेप्सिन देखें सेल के अंदर काम नहीं कर रहा, बल्कि सेल ने रिलीज कर दिया है स्टोमिक में, और ये अब स्टोमिक के अंदर काम कर रहा है। सेल के अंदर काम करने के बजाय सेल से बाहर निकाल दिया गया, और ये स्टोमिक के अंदर जो खाली जगह है वहां पर काम कर रहा है। तो इसी वजह से ऐसे एंजाइम जो वर्क करेंगे आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर काम करेंगे, उन एंजाइम्स को क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। फॉर एग्जांपल द पेप्सिन एंजाइम्स दैट वर्क्स इन द स्टोमिक। सो होप सो बेटा आपको ये इंट्रोडक्शन जो है ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो आपने पूछ लेना है। डियर फ्रेंड्स, एक आखिरी चीज़ मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँगा, वो ये है कि आपके जो लेक्चर्स होंगे ना, लेक्चर्स 9th क्लास बायोलॉजी के और इसके अलावा केमिस्ट्री के और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके लेक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 2 चैनल्स के ऊपर। एक चैनल यही है हादी बायोलॉजी 20 जिसके ऊपर बायोलॉजी के लेक्चर्स होंगे, और एक चैनल और है हादी 20 एजुकेशन सिस्टम। इसके ऊपर आपको बायोलॉजी के भी कुछ लेक्चर्स जो कि आपको हादी बायोलॉजी 20 पे नहीं मिल रहे वो वहाँ पे मिलेंगे, और केमिस्ट्री के लेक्चर्स या फिर फिजिक्स वगैरह जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको हादी 20 एजुकेशन सिस्टम पे लाजमी वहीं पे मिल जाएंगे। सो होप सो बेटा आपको लेक्चर्स हमारे अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिए। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।